हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम .NET कोर पे बनने वाले 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे। ठीक है, अगर आपने अपने रिज्यूमे में .NET कोर मेंशन किया है तो बहुत हाईली चांसेस है कि आपसे जो है कि इस लिस्ट में से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है .NET कोर क्या है। तो देखिए, .NET कोर को जानने से पहले जो है कि हमको थोड़ा .NET फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो .NET फ्रेमवर्क जब बना था, बेसिकली .NET फ्रेमवर्क जो है ये ना तो जो है कि मैक को सपोर्ट करता है और ना ही जो है कि लिनक्स को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, मतलब ये विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बना था। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, इस समय जो है कि कई सारे एनवायरनमेंट आ गए हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो ये समझ लिए कि .NET फ्रेमवर्क जो है अब विंडोज़ बेस्ड बनकर रह गया था। ठीक है, तो इसी को पूरा करने के लिए .NET कोर को जो है बनाया गया। ठीक है, .NET कोर जो है मैक को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है और विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है। यानी ये जो है कि पूरी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो है कि अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है कि आपका जो है कि मैक पे ही काम करेगा या फिर लिनक्स पे ही काम करेगा या फिर विंडोज़ पे ही काम करेगा। ठीक है, आप जो है कि किसी पे भी जो है कि इसको चला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि .NET कोर जो है कि मॉड्यूलर क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये विंडोज़ वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, विंडोज़ लिनक्स और OS प्लेटफॉर्म के लिए बनाने में यूज होता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क में बेसिकली .NET कोर का एडवांटेज क्या है .NET फ्रेमवर्क से। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो सबसे पहला चीज तो भाई .NET कोर जो है विंडोज़ को सपोर्ट करता है, मैक को सपोर्ट करता है, लिनक्स को सपोर्ट करता है, जबकि .NET फ्रेमवर्क जो है सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ को सपोर्ट करता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है .NET कोर का। दूसरा चीज .NET कोर जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ही लाइट वेट है। और जब इसका मतलब शिपमेंट करते हैं, बेसिकली जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, यानी अपने जो है कि प्रोडक्ट को आप जब शिप करते हो तो सारी डिपेंडेंसीज एक साथ जो है कि शिप होती है। मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन में जितना भी आपने डिपेंडेंसी यूज किया वो सब के सब जो है कि इसके साथ में शिप हो जाती हैं। इसी वजह से ये किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाता है। और डेवलपर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि ये दो पॉइंट है कि .NET कोर में हर एक चीज जो है कि एज ए सर्विस यूज होती है। मतलब जो है कि हर चीज यहाँ पे सर्विस है, उसको आप रजिस्टर कीजिए और उसको यूज कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो अभी तक मुझे मतलब जो है कि सबसे बड़ा एडवांटेज लगा वो ये है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन .NET कोर बहुत बढ़िया से सपोर्ट करता है। जब .NET फ्रेमवर्क था, अगर मान लीजिए आप लोगों में से किसी ने काम किया हो तो आपने देखा होगा कि भाई .NET फ्रेमवर्क में डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना मतलब बहुत मुश्किल था। तो ये इसका जो है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप ये बता देते हो, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इस पे बनता है कि .NET कोर का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, या फिर रिक्वेस्ट पाइपलाइन भी कोई कहते हैं, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जब आप मतलब .NET कोर के एप्लीकेशन को कोई रिक्वेस्ट आप भेजते हो तो किस तरह से वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका जो है कि HTTP रिक्वेस्ट जो है कि मिडिलवेयर के पास जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ तो मिडिलवेयर ही होता है, लेकिन ये मिडिलवेयर जो है कि बेसिकली यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट को कंप्लीटली वेरीफाई करता है। मतलब जितने भी उस पर जो भी आपने मिडिलवेयर वहाँ पे यूज किए हैं वो सारे जो है कि वहाँ पे वेरीफाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद राउटिंग टेबल क्रिएट होता है, यानी जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें जितने भी जो है कि मतलब एंड पॉइंट्स है, ठीक है, वो एक तरह समझ लिए कि राउटिंग टेबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आपका रिक्वेस्ट जो है कि बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई आपका URL जो है किस एंड पॉइंट को पॉइंट कर रहा है। तो जब आपका ये एंड पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाता है तब क्या होता है कि कंट्रोलर का इनिशियलाइजेशन होता है। बेसिकली जो भी आपने कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट किया है उस कंट्रोलर का इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद एक्शन मेथड जो है कि एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बेसिकली इसका अपना जो है कि एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो है कि फिल्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो सारे चीज़ें जो है कि एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद जब आपका एक्शन मेथड बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है कि एग्जीक्यूट होगा। यानी जो भी आपका जो है कि एक्शन मेथड जो कि आपका रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने जो है कि मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है या फिर आपने जो है कि API बनाया है, उसके हिसाब से जो है कि अगर आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसका जो है कि व्यू रेंडर हो जाएगा, या फिर अगर आपका जो है कि API बेस्ड एप्लीकेशन है तो भाई उसमें जो है कि आपका डेटा जिस फॉर्मेट में आपने रिक्वेस्ट किया है उस फॉर्मेट में वो रिस्पॉन्स मतलब मिल जाएगा। यही होता है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि कॉन्फ़िगर सर्विस, ठीक है, कॉन्फ़िगर सर्विस और कॉन्फ़िगर मेथड ये दोनों एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो ये देखिए आपका जो है कि startup.cs जो फाइल होता है उसमें जो है कि कॉन्फ़िगर सर्विस और कॉन्फ़िगर मेथड होते हैं। कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड जो होता है ये क्या करता है, जितने भी सर्विसेज होते हैं, मतलब आप जो है कि अपने एप्लीकेशन में जितने भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उन सबको हम इसी मेथड में रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्फ़िगर मेथड होता है बेसिकली यहाँ पे आपका जो है सारा मिडिलवेयर जो है कि
रजिस्टर्ड होता है। बेसिकली यहाँ पे मिडिलवेयर का पाइपलाइन क्रिएट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो समझ लिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिडिलवेयर क्या है। तो देखिए मिडिलवेयर जो है, जैसा कि इसका नाम है, ये समझ लीजिए कि मतलब बीच में रहता है, ठीक है। यानी आपका एप्लीकेशन यानी जो आपका रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में जो है कि नहीं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नहीं, आप कह सकते हो रिक्वेस्ट के और रिसोर्स के बीच में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि हमारा रिसोर्स है, तो रिक्वेस्ट और रिसोर्स के बीच में जो है कि मिडिलवेयर होता है। यानी आपका जो भी रिसोर्स है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपके रिक्वेस्ट को इन सारे मिडिलवेयर, समझ लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है बीच में, ठीक है, इन सब से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो मिडिलवेयर में देखिए होता क्या है, बेसिकली जो है कि जब आप मिडिलवेयर का जो है कि पाइपलाइन क्रिएट करते हो, तो ये जो है कि मतलब एक के बाद एक जो है कि बैरियर, एक तरह समझ लीजिए सिक्योरिटी चेक यहाँ पे होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका रिक्वेस्ट जो है कि पहले मिडिलवेयर में आता है, तो यहाँ पे वो जो भी मतलब इसका लॉजिक है अपना वैलिडेट करने का या फिर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने का या फिर जो भी करने का यहाँ पे लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जब सब कुछ पास हो जाता है तब जो है कि ये नेक्स्ट कॉल करता है। नेक्स्ट एक्चुअली क्या होता है कि ये अगले मिडिलवेयर को जो है कि आपके रिक्वेस्ट को पास कर देता है। अब अगला मिडिलवेयर क्या करता है, ये अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जब ये सेटिस्फाई हो जाता है तब ये क्या करता है, फिर इसको जो है कि नेक्स्ट के थ्रू दूसरे मिडिलवेयर को पास कर देता है। अब ये मिडिलवेयर क्या करता है, अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और अब क्योंकि यहाँ पे जो है कि अगला मिडिलवेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो भी मतलब इसमें लॉजिक होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस इसको भेज देगा, मतलब रिक्वेस्ट को भेज देगा वापस, ठीक है। अब जब वापस भेजेगा तो ये उसी ऑर्डर में वापस भी आएगा। जैसे मान लीजिए जिस ऑर्डर में ये गया था यहाँ से, उसी ऑर्डर में ये वापस भी जाएगा। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि मिडिलवेयर 2 में अगर रिक्वेस्ट आपको वापस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब समझ लीजिए ये रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिडिलवेयर चाहे तो उस रिस्पॉन्स को अपडेट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, फिर से जो है कि ये वापस भेज देगा। तो जब आखिरी मतलब जो भी मतलब पहला मिडिलवेयर था वो जो है कि रिस्पॉन्स को सबसे आखिरी में जो है कि हैंडल करेगा और हैंडल करने के बाद आपका रिस्पॉन्स जो है कि ये रिटर्न कर देगा। यही होता है मिडिलवेयर। और यहाँ पे मिडिलवेयर जो है कि मतलब कुछ मिडिलवेयर तो प्री डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑथेंटिकेशन है, फिर आपका जो है कि राउटिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें मतलब प्री डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन भाई आपको जब आप एप्लीकेशन बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको जो है कि अपना मिडिलवेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली उसको जो है कि कस्टम मिडिलवेयर कहते हैं। और इस पर सवाल ये बनता है कि भाई आप कैसे जो है कि कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। तो देखिए कस्टम मिडिलवेयर जो है कि 2 तरह से क्रिएट होता है। एक आप ऑन द फ्लाई कह सकते हो इसको, कि आप जो है कि डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर मेथड में ही जो है कि आप app.run करके यहाँ पे जो है कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट को पास करके यहाँ पे जो है कि डायरेक्टली आप रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि आप उसको एज ए सेपरेट क्लास बना करके मतलब उसको आप यूज़ करते हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है कि ये रिक्वेस्ट कल्चर मिडिलवेयर है, ये हमने बनाया है। और इसमें क्या होता है कि एक आपका रिक्वेस्ट डेलीगेट, यही जो है कि मतलब अगले रिक्वेस्ट को, अगले मिडिलवेयर को बेसिकली रिक्वेस्ट को पास करेगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट डेलीगेट जो है कि बेसिकली जब ये मतलब इनिशियलाइज होता है उसी समय जो है कि हम रिक्वेस्ट डेलीगेट यहाँ पे पास करते हैं। और इन्वोक असिंक ये मेथड जो है कि क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी आपका जो HTTP कॉन्टेक्स्ट है उसको जो है कि ये हैंडल करता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका मतलब समझ लीजिए ये समझ लीजिए आपका रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, मतलब जो भी आप इसका अपना लॉजिक होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या करेगा, आप ये कॉन्टेक्स्ट के साथ नेक्स्ट को कॉल करता है। मतलब जाहिर सी बात है कॉन्टेक्स्ट यानी रिक्वेस्ट को आपके नेक्स्ट मिडिलवेयर को दे देता है। अब जब आप एक क्लास रजिस्टर हो जाता है तो आपको जो है कि यहाँ पे ये मतलब यूज रिक्वेस्ट कल्चर इस तरह से यूज करने के लिए आपको एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन मेथड आपको क्रिएट करना पड़ता है जो कि आई एप्लीकेशन बिल्डर टाइप का होगा। बेसिकली आप आई एप्लीकेशन बिल्डर पे जो है कि ये एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करते हो, ठीक है। और हमारे बिल्डर के पास ये मेथड है यूज मिडिलवेयर, इसके थ्रू आप अपने मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हो, तभी जाकर के आप यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट करने का तरीका। अगला क्वेश्चन, ये समझ लीजिए बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किटिंग। मिडिलवेयर में शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए मिडिलवेयर में शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो है कि ये मिडिलवेयर पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉजिक अपना जो है कि एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद आपने जो है कि रिक्वेस्ट को अगले मिडिलवेयर को भेज दिया। लेकिन यहाँ पे जो है कि जब भी मतलब आपका ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है और ये लॉजिक फेल हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे जो भी आपने वैलिडेशन दिया हुआ है वो वैलिडेशन फेल हो जाता है, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। मतलब जो है कि इसको कॉल करने के बजाय डायरेक्टली जो है कि ये रिटर्न कर देगा। मतलब यहीं से जो है कि आपका रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाएगा। यही होता है शॉर्ट सर्किटिंग। और इसको मतलब बेसिकली यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे जो है कि कोई कंडीशन लगा दो और उस कंडीशन पे जो है कि इस टेक्स्ट को कॉल करो। अगर ये कंडीशन फेल मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर क्या होता है। तो देखिए पहले आप जो है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को समझिए, ठीक है।
ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपको जो है, यानी आपको पहले ऑथेंटिकेट किया जाएगा, पहचान आपकी होगी, और जब आपकी पहचान हो जाती है तो अब आपके पहचान के बेस्ड पे जो भी रिसोर्सेस हैं उसको बेसिकली आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वही होता है रिक्वेस्ट के साथ भी। रिक्वेस्ट को पहले ऑथेंटिकेट किया जाता है कि भाई ये वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं, प्रॉपर रिक्वेस्ट है कि नहीं। जब एक बार ये ऑथेंटिकेट हो जाता है तो समझ लें मतलब इसमें जो है कि एंटर हो गया, मतलब हाँ भाई ये अब सेफ जोन में है, ये जो है कि ऑथेंटिकेटेड है। अब ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किस किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है वो चीज़ होती है ऑथोराइजेशन में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा जो है कि एक समझ लिए कि एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमने ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड किया है। तो अब जो भी रिक्वेस्ट इस मेथड को एक्सेस करना चाहेगा वो पहले तो जो है कि ऑथराइज होगा। अगर ये ऑथराइज होगा तो ही जो है कि इसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इस ऑथराइजेशन को जो है कि बेसिकली मतलब वर्क करने के लिए, यानी ये आपका एट्रीब्यूट काम करे उसके लिए जो है कि आपको ये दो मिडिलवेयर की जरूरत पड़ती है। यही होता है ऑथराइजेशन मिडिलवेयर और ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर। ऑथराइजेशन मिडिलवेयर क्या करता है कि आपके लिए एक बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे आपका रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट होता है, और ऑथेंटिकेशन जो है कि बेसिकली जो है कि आपका रिक्वेस्ट जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तभी वो जो है कि अलाउ करेगा कि वो आपका मेथड एक्सेसिबल है कि नहीं है। और यहाँ पे एक होता है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पे रोल असाइन करते हैं, ठीक है, और उस रोल के अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्स जो है अलाउड है वही जो है कि वो एक्सेस कर सकता है। मैंने जो है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में बहुत मतलब बढ़िया जो है कि वीडियोस बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जो भी मिडिलवेयर जो मतलब प्री डिफाइंड मिडिलवेयर है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो है कि एक्सेप्शन हैंडलर जो है कि एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका HSTS होता है, उसके बाद आपका HTTPS रिडायरेक्शन होता है, फिर आपका स्टैटिक फाइल होता है, उसके बाद आपका राउटिंग होता है, फिर जो है कि आपका कोर्स होता है, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होता है। जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो तब जो है कि आपका ऑथराइजेशन मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आपके जो है कि कस्टम मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। और कस्टम मिडिलवेयर भी जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में जो है कि वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आपके एंड पॉइंट्स मतलब बेसिकली लास्ट में जो भी आपका जो है कि जो भी आपके रिसोर्सेस हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट जो है कि बेसिकली अब रिस्पॉन्स हो गया। तो अब ये रिस्पॉन्स जो है कि जिस ऑर्डर में आया था उसी ऑर्डर में जो है कि वापस मतलब हर एक मिडिलवेयर से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये होता है ऑर्डर। ये समझ लिए कि मतलब आप एक तरह से इसको समझ लिए कि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये जो है कि मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके कि हाँ भाई कैसे कैसे जो है कि कौन कौन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। .NET कोर का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। .NET कोर के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन तो मतलब पूछा जाएगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। तो देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं किसी भी क्लासेस वगैरह में, ठीक है, उसको ये क्या करता है ना डीकपल कर देता है। मतलब जो है कि जो भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं वो जो है कि नीड बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे या फिर बेसिकली उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमने जो है कि iLogger ये एक जो है कि ऑब्जेक्ट यूज किया है बेसिकली लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी मतलब हमारे ये कंट्रोलर है इसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये iLogger को यहाँ पे पास कर दिया है और इसको जो है कि बेसिकली हम यहाँ पे जो है कि यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली यानी न्यू कीवर्ड का यूज किए बिना हम क्या करेंगे, कोई भी जो भी मतलब हमारा जो है कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी मतलब हमें जो है कि ये डिपेंडेंट सर्विसेज को मतलब रन टाइम में प्रोवाइड करता है, उससे जो है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे क्रिएट करने के बजाय, ठीक है। यही होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अगर ऐसे आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं उस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को डीकपल कर देते हैं। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम उस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को रन टाइम में इंजेक्ट करते हैं, ना कि कंपाइल टाइम में। बेसिकली आप न्यू कीवर्ड को यूज करते हो तो कंपाइल टाइम होता है, और ये आप मेथड अगर आप यूज करते हो तो ये जो है कि रन टाइम होता है, ठीक है। और .NET कोर इसको क्या करता है कि एक सर्विस कंटेनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका जो है कि ये सर्विस कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है कि उन सारे डिपेंडेंट सर्विसेज को, ठीक है, आप क्या करते हो रजिस्टर कर देते हो एज ए सिंगलटन या फिर एज ए स्कोप या फिर एज ए ट्रांजिएंट जो है कि आप उसको रजिस्टर कर देते हो। और जब भी कोई भी क्लास इन सर्विसेज को रिक्वेस्ट करेगा तो ये जो भी आपने मतलब यहाँ पे स्कोप दिया है उस स्कोप के अकॉर्डिंग उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है।
और यहाँ पे फिर सबसे दमदार क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे जो है कि जिसको अगर आपने जो है कि सही तरीके से आंसर कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है कि इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे। ऐड स्कोप, ऐड ट्रांजिएंट और ऐड सिंगलटन में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ऐड ट्रांजिएंट, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सर्विस जो है उसको जो है एज ए ट्रांजिएंट ऐड करते हो, बेसिकली रजिस्टर करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी कोई क्लास उस सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा तो हर बार, यानी जितनी बार वो रिक्वेस्ट करेगा उतनी बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो नया इंस्टेंस उसको प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिकली उस क्लास को। लेकिन ऐड स्कोप में क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट, यानी HTTP रिक्वेस्ट का जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अंदर अगर उस सर्विस को रिक्वेस्ट कोई क्लास करता है तो सिर्फ पहली बार नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। उसके बाद जितनी बार जो है कि उस HTTP लाइफ साइकिल के रिक्वेस्ट के अंदर जितनी बार दोबारा रिक्वेस्ट होगा वो सेम इंस्टेंस जो है कि उसको रिटर्न किया जाएगा, बेसिकली उसको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐड सिंगलटन में क्या होता है कि एक बार आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, उसके बाद जब सबसे पहली बार उस सर्विस को रिक्वेस्ट किया जाएगा तभी जो है कि नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, और जब तक आपका एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल रहेगा तब तक जितनी बार उस सर्विस को रिक्वेस्ट किया जाएगा उतनी बार वही सेम इंस्टेंस रिटर्न होगा। यही होता है डिफरेंस। इसको जो है याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये समझ लिए कि आपके एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल पे चलता है, ये जो है रिक्वेस्ट के लाइफ साइकिल पे चलता है, और ये जो है न्यू कीवर्ड की तरह काम करता है। जितनी बार आप जो है इसको कॉल करोगे उतनी बार आपको नया इंस्टेंस मिलेगा। इस पर भी मैंने बहुत बेहतरीन एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको चाहो तो देख सकते हो डिटेल में जानने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो है कि यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि ये सर्विस है और एक स्कोप सर्विस है और एक सिंगलटन सर्विस है, ठीक है, ये तीनों जो है कि हमने रजिस्टर किया है। अब जब हम इस वेदर फोरकास्ट को बेसिकली मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये वेदर फोरकास्ट क्या करेगा, आई ट्रांजिएंट टाइप का 2 ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेगा इस सर्विस कंटेनर से, आई स्कोप टाइप का भी 2 ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेगा, आई सिंगलटन टाइप का भी 2 ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेगा। तो ट्रांजिएंट के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है कि एक नया इंस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे भी आपको जो है कि एक नया इंस्टेंस मिलेगा। बेसिकली ट्रांजिएंट 1 और ट्रांजिएंट 2, यानी ये दोनों जो है कि सेम नहीं होंगे, ठीक है। और स्कोप 1 और स्कोप 2, यानी यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। और सिंगलटन और सिंगलटन 2 जो है ये भी आपके सेम ही होंगे, ठीक है। लेकिन यानी ये हुआ आपका पहला रिक्वेस्ट, पहली बार आपने जो है कि इस क्लास के किसी मेथड को कॉल किया। अगर आप दूसरी बार कॉल करते हो तो दूसरी बार में आपका ये ट्रांजिएंट 1 नया होगा, ट्रांजिएंट 2 भी नया होगा। लेकिन यहाँ पे यानी ये पहले रिक्वेस्ट में आपका जो स्कोप 1 था, स्कोप 2, ये दोनों तो सेम थे, लेकिन दूसरे रिक्वेस्ट में, दूसरी बार जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये इंस्टेंस समझ लीजिए कि पहले रिक्वेस्ट में जो इंस्टेंस मिला था उससे जो है कि ये अलग होगा, लेकिन इस रिक्वेस्ट के लिए ये दोनों जो है कि फिर से सेम होंगे। और ये सिंगलटन जो है ये क्या होगा, अब भी वही होगा जो पहले रिक्वेस्ट में था। ये है बड़ा सिंपल, इसको जो है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो वहां पे भी जो है कि आपका ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि मतलब हर बार .NET कोर का जब भी मैं इंटरव्यू देने गया हूं तब जो है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से पूछा गया है कि यूज और रन, बेसिकली app.use और app.run का यूज क्या है या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यूज जब भी मतलब कोई मिडिलवेयर जो है कि हम app.use के थ्रू करते हैं तो ये कहता है कि भाई हम जो है कि अगले मिडिलवेयर को भी एग्जीक्यूट करेंगे, यानी मिडिलवेयर की जो पाइपलाइन है उसके अगला मिडिल, उस पाइपलाइन में जो अगला मिडिलवेयर है वो भी एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये मिडिलवेयर जो है कि अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरे मिडिलवेयर को पास कर देगा। लेकिन जब आप app.run यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका ये आखिरी मिडिलवेयर होता है। मतलब जो है कि आपका जो ये मिडिलवेयर है ये आखिरी होता है, ये लास्ट वाला मिडिलवेयर जो है कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, या फिर इसके बाद वाला जो भी मिडिलवेयर है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। यही होता है app.use और app.run में डिफरेंस। अगर इसको आप जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो यहाँ पे जो है कि मैंने एक app.use करके मिडिलवेयर क्रिएट किया है, फिर यहाँ पे app.run किया है और यहाँ पे app.use किया, ठीक है। तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये app.use है, उसके बाद जो है कि ये रन को पास करेगा।
अब ये रन क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही जो है रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर देगा। बेसिकली ये जो है कि आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही होता है app.use और app.run। उसके बाद ये .NET Core का नहीं, जब से ये राउटिंग कॉन्सेप्ट आया है तब से जो है कि हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि राउटिंग क्या है और कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, राउटिंग बेसिकली राउट टेबल क्रिएट करता है और वो उस राउट टेबल में जितने भी आपके एंड पॉइंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं या फिर वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और अब जितनी बार आप जो है कि मतलब किसी भी URL से एप्लीकेशन को हिट करते हो तो वो URL जो है कि इसी राउट टेबल में जा करके ढूंढेगा कि वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट कहाँ पे है और उसी के बेस पे आपका कंट्रोलर और मेथड जो है कि एग्जीक्यूट होता है या फिर इनिशियलाइज होता है। और राउटिंग जो है दो तरह से हो सकता है। मतलब बेसिकली जो आपका ये राउट क्रिएट होता है ना, राउट टेबल क्रिएट होता है, ये दो तरह से होता है। मतलब दो जगह बेसिकली आप जो है कि यूज कर सकते हो। एक तो होता है कन्वेंशनल राउटिंग और दूसरा होता है एट्रीब्यूट राउटिंग। और इस समय समझ लिए कि 95 to 98% लोग जो हैं कि एट्रीब्यूट राउटिंग ही यूज करते हैं जब से .NET Core आया है। बल्कि यूँ कह लें कि जब से एट्रीब्यूट राउटिंग आया है तब से जो है कि लोग एट्रीब्यूट राउटिंग ही यूज करते हैं। तो देखिए, कन्वेंशनल राउटिंग होता है जब मतलब बेसिकली आप जो है कि एंड पॉइंट को मैनुअली जो है कि रजिस्टर करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा एंड पॉइंट पे जो है कि हम मैप कर रहे हैं कंट्रोलर और एक्शन प्लस ये जो है कि एक पैरामीटर है। तो अगर आप कोई भी URL जो है, ठीक है, बेसिकली आप जो है कि होम इंडेक्स 5 अगर इस फॉर्म में जो है कि आप कॉल करते हो तो ये मतलब जो है कि कंट्रोलर होगा और ये जो है कि एक्शन होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि आप जो है कि मतलब ये टाइप नहीं करते हो, डायरेक्टली जो है कि आप लोकल होस्ट ये डायरेक्टली आप टाइप कर देते हो तो जो है कि बाय डिफॉल्ट समझा जाएगा कि हाँ भाई ये आपका URL जो है होम इंडेक्स ये बना है, ठीक है। ये आपका जो है कि ये भी ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है ना, ये जो है कि बताता है कि ऑप्शनल है, ठीक है। ये होता है कन्वेंशनल राउटिंग। और एट्रीब्यूट राउटिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर करने के बजाय आप डायरेक्टली अपने क्लास या फिर मेथड पे जो है कि एज ए एट्रीब्यूट जो है कि इसको यूज करते हो, ठीक है। ये जो भी मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो एज ए एट्रीब्यूट आप यहाँ पे डायरेक्टली आप असाइन कर देते हो। मतलब जहां पे आपका मेथड है वहीं पे जो है कि आप राउट जो है कि क्रिएट कर देते हो। तो ये क्या हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। मतलब आपको पता है कि हाँ भाई इस गेट को मतलब कॉल करने के लिए हमें इस तरह से राउट को इस तरह का बेसिकली URL से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई आपको जो है कि मेथड कहीं और है और रजिस्ट्रेशन कहीं और हो रहा है, तो रीडेबल नहीं था। यहाँ पे रीडेबिलिटी जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और ये होता है पैरामीटराइज्ड राउटिंग। मतलब यहाँ पे आप जो है कि आईडी को ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है कि एक INT ID होगा, ये मतलब जो है कि मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे, लेकिन जो है कि यहाँ पे INT ID ऐसा होगा। तो यही होता है कन्वेंशनल और एट्रीब्यूट राउटिंग। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका आता है app-settings.json। जब भी आप .NET Core का एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उसमें जो है कि ये app-settings.json फाइल जो है कि होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऐप सेटिंग्स के दो फाइल है, एक डेवलपमेंट है और एक नॉर्मल है। तो इसका यूज क्या है, तो देखिए जैसे इसका नाम है ऐप सेटिंग, बेसिकली एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह हो गया या फिर और कोई ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह आपको यूज करना है या फिर और कुछ भी जो है कि आपको यूज करना है, वो जो है कि आप अपने ऐप सेटिंग्स में जो है कि रखते हो। यही है इसका यूज। और यहाँ पे क्योंकि आप दो फाइल देख सकते हो तो ये जो है कि जब आपका एनवायरनमेंट यानी डेवलपमेंट होगा तो ये वाला ऐप सेटिंग जो है कि यूज होगा, अदरवाइज आपका जो है कि ऐप सेटिंग.json ही यूज होगा या फिर आपने जो कॉन्फ़िगर किया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये समझ लिया कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। मतलब इसमें जो भी आपने दिया है इसके वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो है या फिर वो वैल्यूज आप कह सकते हो ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है ऐप सेटिंग.json। उसी के साथ एक लॉन्च सेटिंग.json भी आपका फाइल क्रिएट होता है। मतलब जब भी आप .NET Core का एप्लीकेशन बनाते हो तो इस प्रॉपर्टी फोल्डर के अंदर जो है आपका ये लॉन्च सेटिंग.json फाइल होता है। इसका यूज क्या है, तो देखिए जैसा इसका भी नाम है कि आपके एप्लीकेशन को लॉन्च करने से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स चाहिए आपको, वो सारे सेटिंग्स जो है कि आप इस लॉन्च सेटिंग.json में आप रखते हो। लेकिन ये आपका बस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही होता है। जब आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो तो ये आपका जो है कि फाइल वहां पे नहीं होता है। वहां पे जो है कि डायरेक्टली जो है कि एक जाहिर सी बात है आप जिस एनवायरनमेंट में उसको लॉन्च कर रहे हो उसी एनवायरनमेंट में वो लॉन्च होगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं होती है हमें वहां पे। ये होता है लॉन्च सेटिंग। अगला क्वेश्चन, .NET Core में फिल्टर्स क्या होते हैं या फिर फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए .NET Core में भी 5 फिल्टर्स होते हैं, ऑथराइजेशन फिल्टर, रिसोर्स फिल्टर, एक्शन फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर और रिजल्ट फिल्टर। और इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है,
सबसे पहले जो है कि आपका ऑथराइजेशन फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका जो है कि रिसोर्स फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, फिर मॉडल बाइंडिंग होती है, उसके बाद एक्शन, बेसिकली जो मेथड जो भी आपके होते हैं वो मेथड जो है कि इस एक्शन फिल्टर के एग्जीक्यूट होने के बाद वो मेथड जो है कि एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद फिर जो है कि ये एक्शन फिल्टर जो है कि फिर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका जो है कि एक्सेप्शन फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, फिर जो है कि आपका रिजल्ट फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका जो है कि रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है बेसिकली, ठीक है। और जब रिजल्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर से जो है कि ये रिजल्ट फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डायरेक्टली जो है कि आपका ये रिसोर्स फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद आपका ये रिस्पॉन्स जो है कि यूजर को मिल जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, मतलब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और ये बेसिकली रिक्वेस्ट को ऑथोराइज करता है, रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे जो है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और रिक्वेस्ट आपका डायरेक्टली वहीं से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका रिसोर्स फिल्टर। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका रिसोर्स जो है कि रिक्वेस्ट जब आ रहा है तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है और रिक्वेस्ट जब जा रहा है तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट आता है तो ये ऑन रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग मेथड कॉल होता है, और जब रिक्वेस्ट बेसिकली जा रहा होता है यानी यहाँ पे है तो ये मेथड बेसिकली कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्शन फिल्टर। ये एक्शन फिल्टर जो है कि जब आपका मेथड कॉल होता है तो उसी वक्त जो है कि ये एग्जीक्यूट होता है, और ये जो है जो भी मतलब पैरामीटर वगैरह आपको मिले हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये मॉडल बाइंडिंग इसके बीच में है, तो जो भी आपके पैरामीटर वगैरह हैं वो सब चीज़ों को ये मॉडिफाई कर सकता है एक्शन फिल्टर में, और ये बेसिकली जो आपका मतलब रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को भी ये मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। यानी जो है कि आपका यहाँ पे, लेकिन आप अगर रेजर पे यूज कर रहे हो तो वहां पे जो है कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी जगह पे जो है सपोर्ट करता है। उसके बाद आपका होता है एक्सेप्शन फिल्टर। ये बेसिकली जो है कि मतलब आप जो भी मतलब जिस तरह से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्पॉन्स की बॉडी को बेसिकली मतलब क्रिएट करने से पहले एक्सेप्शन जो है कि उस पर ऐड हो जाता है, और जिसके वजह से जो है कि आपको मतलब एक्चुअल रिस्पॉन्स के बजाय आपको एक्सेप्शन जो है कि वहाँ पे मिलता है। उसके बाद होता है आपका रिजल्ट फिल्टर। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो है कि रिक्वेस्ट जब आ रही होती है यानी रिजल्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले भी और रिजल्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद भी जो है कि ये रिजल्ट फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कोर्स को आप कॉन्फ़िगर कैसे करते हो। तो देखिए कोर्स को एनेबल करना डॉटनेट कोर में बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये जो है कि 3 तरह से होता है। पहला, आप जो है कि डायरेक्टली जो है कि मिडलवेयर के थ्रू जो है उसको कर सकते हो, नेम्ड पॉलिसी या फिर डिफॉल्ट पॉलिसी को यूज करके, ठीक है। दूसरा, एंड पॉइंट राउटिंग के थ्रू भी जो है कि आप जो है कि कोर्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और तीसरा जो है कि डायरेक्टली आप इसको एज ए एट्रीब्यूट यूज करके भी आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो है कि यहाँ पे इस 2 डोमेन को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लोबल बेस्ड होगा, मतलब जो है कि ये आपके पूरे मतलब हर रिक्वेस्ट के लिए ये होगा। और इसको जो है कि आप यूज कैसे करोगे, app.use course, मतलब यहाँ पे एज ए सर्विस आपने यूज किया है और इसको जो है कि यूज कोर्स करके इसको यूज कर सकते हो। और बाकी जो है कि जैसे मान लीजिए आप ये एनेबल कोर्स जो है कि ये एट्रीब्यूट के थ्रू जो है कि इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए जो है कि इसको जो है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो है कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये मोस्टली आता है, देखिए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनियां डॉटनेट फ्रेमवर्क पे जो है कि अपना एप्लीकेशन बना के रखी हैं, तो उन हर एप्लीकेशन को वो जो है कि डॉटनेट कोर पे तो जो है कि मूव कर नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि किस तरह से जो भी इन्होंने मतलब यूटिलिटीज या सर्विसेज बना रखे हैं उसको ये किस तरह से मतलब डॉटनेट कोर के एप्लीकेशन और डॉटनेट फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन में कम्युनिकेट करें, यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन और डॉटनेट कोर का एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए जो है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे अक्सर करके पूछता है कि ये दोनों जो है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो उसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है डॉटनेट स्टैंडर्ड यूज करके। बेसिकली जो है कि आप लाइब्रेरी बनाते हो, उस लाइब्रेरी में जो है कि आप डॉटनेट फ्रेमवर्क या डॉटनेट कोर को टारगेट करने के बजाय डॉटनेट स्टैंडर्ड को टारगेट करते हो, ठीक है। और आपने जो भी मतलब डॉटनेट स्टैंडर्ड के वर्जन को टारगेट किया है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी वो लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर से कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना लाइब्रेरी जो है कि डॉटनेट स्टैंडर्ड 1.0 को जो है कि टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉटनेट कोर के 1.0 को टारगेट कर सकते हो, डॉटनेट फ्रेमवर्क के 4.5 तक जो है कि आप इसको मतलब टारगेट कर सकते हो। अदर जगहों पे भी जैसे मान लीजिए कि iOS 10 या फिर मैक 3 के साथ जो है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगर आपने जो है कि 1.1 को जो है कि टारगेट किया है डॉटनेट स्टैंडर्ड
1.1 को टारगेट किया है, तो आप डॉटनेट कोर के 1.0 को जो है कि एक्सेस कर सकते हो। ये समझ लिया कि मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। डॉटनेट कोर का मिनिमम 1.1 वर्जन जो है कि यहाँ पे एक्सेसिबल है। डॉटनेट फ्रेमवर्क का मिनिमम 4.5 वर्जन एक्सेसिबल होगा, मोनो का 4.6, ज़ैमरिन का 10, इस तरह से बाकी जो है कि अदर फ्रेमवर्क पे भी बेसिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है कि डॉटनेट स्टैंडर्ड 1.3 को टारगेट किया है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्टेड वर्जन डॉटनेट 4.6 होगा। यानी अब यहाँ पे जो है कि आपका डॉटनेट 4.5.1 जो है कि सपोर्टेड नहीं होगा। मतलब जो है कि अगर आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन 4.5.1 में है और आपने डॉटनेट कोर पे एप्लीकेशन बनाया है, तो अब आप कोई लाइब्रेरी नहीं बना सकते हो जो कि दोनों पे चले। अगर आपने डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6 यूज करके एप्लीकेशन बनाया है और आपने वो लाइब्रेरी जो है कि डॉटनेट स्टैंडर्ड 1.3 को यूज करके बनाया है, तो आप जो है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर दोनों को जो है कि टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मतलब यहाँ पे जैसे अगर देखोगे, अगर मान लीजिए कि आप जो है कि 2.0 को टारगेट करते हो, तो यहाँ पे डॉटनेट कोर का 1.0 और डॉटनेट फ्रेमवर्क का 4.6.1, बेसिकली ये दोनों जो है कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी जो है कि आपकी ये लाइब्रेरी जो है कि कंपैटिबल नहीं होगी इन दोनों वर्जन्स के लिए। यहाँ पे आपका मिनिमम डॉटनेट कोर 2.0 सपोर्टेड है और डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6.1 सपोर्टेड है। इस पे भी मैंने जो है कि एक बहुत डिटेल में जो है कि एक वीडियो बनाया है, अगर चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया और आप नहीं बता पाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है कि मैंने बेसिकली प्रिपेयर किया था डॉटनेट कोर से रिलेटेड, और मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे जो है कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर वो उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है तो इन जनरल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इतना बता देते हैं तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, बंदे को जो है कि डॉटनेट कोर के बारे में अच्छी समझ है और अच्छी पकड़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जो है कि आप लोगों के साथ बस यही शेयर करना चाह रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।